नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 22 जुलाई 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका आपको पीडीएफ भी हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए आप बुद्धा एस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आज से माइंड मैप भी अपडेट होगा जो आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप बुद्धा एस अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। तो अपना आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला जो आर्टिकल है वो स्किल इंडिया से रिलेटेड है। स्किल इंडिया कार्यक्रम को जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उससे रिलेटेड है। दूसरा जो है लोकतांत्रिक क्वाड बनान, ठीक है, चाइना का क्वाड, तो उससे रिलेटेड है। ये 2 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल स्किल इंडिया से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 के जीएस पेपर 3 से करिएगा। यहाँ पे गलती हो गया है, ठीक है। जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हैं स्किल इंडिया को। इसमें संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण दिया था। उसमें भाषण में उन्होंने ये कहा था कि वही देश विकास कर सकता है जिस देश के पास एक कुशल हो, मतलब जिस देश के पास स्किल है, वही देश या वही व्यक्ति विकास कर सकता है, इनका कहना था। देखिए, अब एक बात होती है कि कौशल जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, विकास जो स्किल जो होता है कितने प्रकार के स्किल हो सकते हैं। एक है संख्यात्मक कौशल, जिसके अंदर एक व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और समस्या को सुलझाने का योग्यता होना चाहिए। यही स्किल डिमांड करता है यूपीएससी। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। संज्ञात्मक कौशल। दूसरा जो है तकनीकी एवं व्यवहारिक कौशल। तकनीकी एवं व्यवहारिक कौशल ये होता है कि जब आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसायिक कौशल, ठीक है, जब आप व्यवसाय करते हैं उसमें आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक स्किल होना चाहिए। आपके पास तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आज मान लेते कोई, आपने देखा होगा पहले वो जो खुदाई होती थी, ठीक है, तो मजदूर लगे रहते थे, फावड़े से उसको खोदते थे। लेकिन अब क्या है, जेसीबी जैसा मशीन आ गया है जो क्या करती है, स्किल। अब जेसीबी कौन चला सकता है? जिसके पास स्किल है, जिसको चलाने आता हो। इसका रिपेयरिंग कौन करेगा? जिसके पास स्किल है। बेरोजगार कौन हुआ? ये मजदूर, जिसके पास स्किल नहीं था। लेकिन रोजगार कौन हुआ? जिसके पास स्किल है। यही चीज बताया जाता है, और ये मानसिक रूप से उनके पास स्किल हो। नेक्स्ट है, तीसरा है सामाजिक और व्यवहारिक कौशलता। सामाजिक और व्यवहारिक कौशलता क्या होता है? आपको काम करना आना चाहिए, संवाद आना चाहिए और दूसरों को सुनना आना चाहिए। आप किस तरह से अपने समाज को जानते हैं, समाज को किस तरह से परखते हैं, आपको समाज में किस तरह से आप जो बात करते हैं तो आपके बात को 10 व्यक्ति सुने, ठीक है। ये नहीं कि आपके बात जब आप बात करना स्टार्ट करो, आप बोलना कुछ स्टार्ट करो तो सभी चले जाए, ऐसा नहीं। इसके लिए क्या डेवलप होगा? आपको सुनना भी जरूरी है। हमारे अंदर एक चीज़ आदत नहीं होती है कि हम सुनते नहीं है किसी दूसरे का, क्रिटिसिज्म को हम एक्सेप्ट नहीं करते। आपका यदि कोई बुराई करता है, बुराई को भी आप स्वीकार करिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये 3 तरह का स्किल का बात किया जाता है। इसमें मुद्दे बताए जाते हैं राइटर के द्वारा स्किल इंडिया का, ठीक है। मुद्दा ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कुशल जो कार्यबल है उसकी सबसे ज़्यादा कमी है, ठीक है। यहाँ पे स्किल लेबर को की सबसे ज़्यादा कमी है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। स्किल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया था। दूसरा पक्ष ये है कि आप भारत में देखे हुए तो बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से बेरोजगारी, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है, बेरोजगारी। जब आप देखेंगे कि बेरोजगारी क्या होता है, आप देखोगे बेरोजगारी एक शिक्षित बेरोजगारी, अब अभी नया एक टर्म आया है, शिक्षित बेरोजगारी अब होना जा रहा है। आप ग्रेजुएट है, आप यदि 12th पास हो गए या आप ग्रेजुएट हो गए, फिर भी आपका जो डिग्री है, उस डिग्री या आपने जो नॉलेज लिया है और मार्केट में जिस नॉलेज का डिमांड है, उसके बीच में बहुत बड़ी गैप है। ये गैप बहुत बड़ी है। सिर्फ डिग्री लेने से इंसान के पास नौकरी नहीं आ जाता। क्यों? आप देखोगे कि जो ग्रेजुएट है वो भी 5,000 की जॉब उनको नहीं मिलता है। क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है, उन्होंने सिर्फ तो डिग्री लिया। और जो हमारा डिग्री लेने प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा है, उस शिक्षा और मार्केट का डिमांड में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में बताया जाता है राइटर के द्वारा
कि भारत में कौशल समस्या का पैमाना क्या है, आप देखेंगे कुछ फैक्ट इसमें बताया जाता है। इसमें फैक्ट ये है कि भारत में कार्यबल जो है लगभग, ठीक है, कार्यबल जो है लगभग 468 मिलियन लोग थे, ठीक है, कार्यबल में। उनमें से आप देखेंगे कि 92% अनौपचारिक क्षेत्र में है। अनौपचारिक क्षेत्र, समझ गए? ये 92% कितनी बड़ी जनसंख्या हमारा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, जहाँ पे इनकी इनकी सुविधा प्रोवाइड नहीं है। ये सारी चीज़ें लगभग 31% शिक्षित नहीं है, निरक्षर है, उनको कोई शिक्षा नहीं है उनके पास। 13% है उनके पास, सिर्फ 13% के पास सिर्फ प्राथमिक शिक्षा प्रदान है, और 6% ही केवल कॉलेज से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कर पाए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि 2% जो कार्यबल है, ठीक है, वो अनौपचारिक व्यावसायिक परीक्षण था, उनके पास एक ट्रेनिंग था, एक स्किल था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 9% के पास कोई व्यापारिक, उनके पास कोई वो नहीं था, ट्रेनिंग का अभाव था। उसके बाद देखेंगे 2022 में ये बताया जाता है कि 2022 में प्रति महीना 1.25 मिलियन नए श्रमिक मतलब नए काम करने वाले आएंगे, जिसका एज रहेगा 15 से लेके 29 वर्ष, ठीक है, कार्यबल होंगे। इनको कार्य देने के लिए 1.25 मिलियन व्यक्ति को कार्य देने के लिए, श्रमिकों को कार्य देने के लिए आपको उस तरह से स्किल देना पड़ेगा उनको, और स्किल देने के बाद साथ साथ उनका रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत जगह आपको कार्य करना पड़ेगा सरकार के द्वारा, राइट। नेक्स्ट आगे का राइटर के द्वारा कुछ सजेशन दिया जाता है। सजेशन में ये कहा जाता है शिक्षा और कौशल के बीच में जो गैप है, मैंने बात किया था ना, ये एजुकेशन है, ये स्किल है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को फुलफिल करे। इस गैप को फुलफिल करने के लिए सरकार के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। स्किल इंडिया प्रोग्राम को जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए था उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कौशल सर्वेक्षण करवाना चाहिए, जिस तरह से इसमें संस्थान में कौशलता दी जाती है उसको आप ऑडिट करिए। क्या इन्होंने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, क्या ट्रेनिंग सही में मायने है, ठीक है, या फिर कॉलेजों में। और यहाँ पे ये बताया जाता है राइटर के द्वारा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें बताया गया है कि तकनीकी आप 6 क्लास से ही आप चेंज कर सकते हैं अपनी, कि आप किस तरह से लेना चाहते हैं। तो नया एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को आगे और इसको इफेक्टिव मतलब प्रभावी रूप से इसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद है परीक्षण का मूल्यांकन करना चाहिए एजुकेशन पे और परीक्षण पे, ठीक है, परीक्षण पे खर्च ज़्यादा करना चाहिए। आपने बजट में जो अलॉट करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको अलॉट करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे यूएसए जैसे कंट्री में बहुत सारा पार्ट है जो बहुत जीडीपी का अधिक हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सफल मॉडल है उससे हमें सीखने की जरूरत है, हमें लर्न करने की जरूरत है, और उस मॉडल को यहाँ पे आप इंडिया में इम्प्लीमेंट करिए, राइट। उसके बाद कुछ निष्कर्ष बताया जाता है राइटर के द्वारा। निष्कर्ष ये बताया जाता है कि कौशल समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। भारत को अभी जो है जनसांख्यिकीय लाभ जो है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए, जनसांख्यिकीय लाभ का सदुपयोग करने के लिए सरकार को सही कदम उठाना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हमारा जनसंख्या बूढ़ा हो जाए, उस समय तक आपने इसका सही उपयोग नहीं कर पाया। जिस तरह से आपको इसको साकार रूप से प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, आपने उसका यूज़ नहीं कर पाया। जब आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे वर्ल्ड के लेवल पे। तो इसी चीज़ का है ये निष्कर्ष, एक अच्छा निष्कर्ष है। यदि इस तरह का कोई आता है तो इस निष्कर्ष को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया स्किल इंडिया से संबंधित। चलते हैं आगे, दूसरा आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लोकतांत्रिक क्वाड बनाम चीन का क्वाड, ठीक है। इसको जीएस पेपर 2 के आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिंक कर सकते हैं। देखिए ये संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि आपको पता है लोकतांत्रिक क्वाड ये किसको बताया जाता है। लोकतांत्रिक बताया जाता है क्वाड जो ग्रुप है इसमें जैसे यूएसए एक लोकतांत्रिक सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है इनका, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को मिलके एक क्वाड बनाया गया था। इसी को आपने देखा है कि इस क्वाड का अभी मीटिंग हुआ था और हाल में आने वाले इस साल के अंत तक
अब यूएसए में फिर से इसका मीटिंग हो सकता है। इसी क्वाड के कंपटीशन में आप बता सकते हैं, इसी क्वाड के सामने एक चीन अपना दूसरा क्वाड बनाने जा रहा है, प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा करने जा रहा है, जिसमें कौन कौन से देश होंगे? चाइना होंगे, चीन होंगे, रूस होंगे, पाकिस्तान और ईरान। ये चारों मिलके एक क्वाड का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसमें समस्या भी है और कुछ वो भी है, इनके साथ कुछ गहरा संबंध भी है और इनके कुछ चुनौतियां भी है इसको बढ़ने में। इनमें पहला हम देखते हैं, सभी का अलग अलग देखेंगे, चीन के साथ कैसा है, इनके साथ कैसा है और ईरान के साथ कैसा है। पहला हम देखते हैं कि चीन और रसिया के संबंध। देखिए, चीन और रसिया के संबंध गहरा होते जाता है। आपको पता है कि चीन किसका कंपटीशन करता है? यूएसए का। और रूस इसका दुश्मन यूएसए। जब दो का दुश्मन यूएसए होता है ना, तो दुश्मन दुश्मन का दुश्मन ये वाला होता है, दोस्त हो जाता है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे इनका भी दुश्मन यूएसए, इनका भी दुश्मन यूएसए, इसलिए ये दोनों मिलके काम करते जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छे पड़ोसी की तरह संधि है, मित्रतापूर्ण। अभी इन्होंने हाल ही में 2021 में अपनी जो वर्षगांठ है संबंध का, ठीक है, दोनों की जो सशक्त संबंध है उसका 20 साल इन्होंने पूरा किया है। इनकी जो अभी दो पक्षीय संबंध है, यह व्यापक रूप से आगे जाके बदल सकती है, प्रभावित हो सकती है, एक मजबूत रूप में सामने उभर के आ सकती है। लेकिन इसके साथ इसमें प्रॉब्लम भी है, चुनौतियां ये है कि चाइना का जो एक हड़पने का जो नीति है ना, विस्तारवाद, ये हर जगह काम कर जाता है गलत। ये जो विस्तारवाद का नीति है, ये चाइना के पास भी है, वहाँ के उनके जो लाल रेखा है उसके आसपास सीमा में। ये पुतिन जो है रसिया के राष्ट्रपति, ये हर वक्त संकेत देते हैं यदि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी किया जाएगा तो हम यूएसए और यूरोपीय संघ के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए भी हम तैयार हैं। ये यहाँ पे इनके साथ इशू है जमीनी विवाद का, ठीक है, सीमा विवाद इनके साथ भी लगता है। अब आगे देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या है। देखिए, पाकिस्तान के साथ इनका जो अभी फ्रेंडशिप है, एक गहरा फ्रेंडशिप। इसमें क्या है, इनका प्रतिद्वंदी कौन है? इंडिया। इनका प्रतिद्वंदी कौन है? इंडिया। चाइना चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे एक बड़ी शक्ति ना बने, ठीक है, एशिया में ये एक बड़ी शक्ति ना बने। पाकिस्तान का पुराना दुश्मन इंडिया, ठीक है, इनका दोनों का दुश्मन इंडिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फ्रेंड हो जाएंगे। इनका जो दोस्ती है, ठीक है, वो है मौसम के मैत्रिक, मतलब सभी मौसम में एक मित्रतापूर्ण है, सभी मौसम में एक ही तरह का इनका रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनकी जो अभी है, जो साझेदारी चल रही है, भारत के प्रति दुश्मनी, दोनों का दुश्मनी प्रति एक ही है, राइट। उसके बाद इनके जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, ये डेवलप हो रहे हैं आर्थिक तौर पे, इनके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को किया जा रहा है। अभी आपने देखा है कि क्राइसिस आया था तो चाइना ने इनको सपोर्ट किया था, कोविड के टाइम में चाइना ने इनको सपोर्ट किया था। तो ये सारे इनके पास है, जिसके पाकिस्तान और चीन दोनों चाहता है कि भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के नहीं आए और क्षेत्रीय शक्ति भी ना बने, ठीक है, जैसे एशिया में ही क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ना आए। इनके बीच में चुनौतियां क्या है? पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ठीक है, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो पहला है कि पाकिस्तान और यूएसए एक पुराना दोस्त रहा है, लंबे समय से एक दोनों साथ रहा है। अभी इनके दोनों के बीच में खटास आ रही है, तो चीन को भी पता है कि ये दोनों बहुत पुराने दिनों से दोस्त है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़े तो ये इनके साथ पाकिस्तान यूएसए के तरफ जा सकती है, हमारे साथ कार्ड खेल सकती है यूएसए वाला, ठीक है। लेकिन उनका एक चीज़ है कि इनकी शक्तियाँ है और ये एक संतुलन चाहती है कहाँ पे? इंडिया में, इंडिया के साथ, तो इसलिए इनकी चुनौतियाँ है, राइट। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। दूसरा है चीन ईरान का संबंध। तीसरा जो है चीन ईरान का संबंध, इसमें क्या है? इनका दुश्मन यूएसए, इनका दुश्मन यूएसए, इन पे प्रतिबंध लगाया गया है, फिर दोनों दोस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके दोनों के साझे दुश्मन कौन है? यूएसए है। मार्च 2021 में दोनों एक व्यापक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 25 साल का एक सहमति प्रदान किया है कि हम दोनों 25 सालों तक एक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चीन ने अमेरिका के जो JCPOA, ठीक है, एक गठबंधन है जो
ईरान और उसके बीच में है, यूएसए के बीच में, ठीक है। इनका आह्वान क्या था और इन्होंने बताया था कि पुनरुत्थान की आवश्यकता नहीं है, ये काम कौन करेगा, चाइना करेंगे इनके लिए, ठीक है, चीन इनके लिए काम करेगी जिस तरह से। लेकिन इसमें एक चुनौतियाँ फिर से है कि ईरान की रुचि अभी भी बनी हुई है PJCOA, ठीक है, ये यूएसए के जो संबंध है, यूएसए के साथ इनकी रुचि अभी भी बनी हुई है। अगर वास्तविक रूप से हो सकता है तो इनके बीच, दोनों के बीच में फिर से रिलेशन यदि संतुलित होता है तो दोनों के बीच में गहरापन आना स्टार्ट हो जाएगा, ये चीन को भी पता है, इसलिए ये यहाँ पे भी चुनौतियाँ है। अब राइटर के द्वारा कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। राइटर बताते हैं कंक्लूजन में कि देखिए, जो लोकतांत्रिक क्वाड है उनको अभी समझना चाहिए और उनको इस तरह से रणनीति बनाना चाहिए कि जिस तरह से चीन का जो क्वाड है उनकी शक्तियों का साथ में मिलके, जैसे इंडिया और ईरान, भारत, आपने देखा है आज के ही न्यूज़पेपर में आया था कि किस तरह से जयशंकर जो है वो बोल रहे हैं कि ईरान के साथ अभी हमारा संबंध अब मजबूत करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप हर लेवल पे इसको, अलग अलग लेवल पे इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है, कठोर करने की ज़रूरत है, जिससे कि चीन वाले जो भागीदार है उनको कमज़ोर किया जाए, उनको इसमें आने से रोका जाए। और लोकतांत्रिक जो क्वाड है उनको स्वयं को अपना सशक्त बनाना पड़ेगा और एक अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पे और एक अच्छी शक्तियों के रूप में पेश करना पड़ेगा। तो यही था क्वाड से रिलेटेड। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया था और उसके लिए आप बुद्धा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें रोज़ आपको द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन होता है। और इसका बुद्धा इस चैनल का आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बुद्धा IS कैपिटल में लिख के दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।